गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम इथाइल ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, बात आती है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो OH समूह उपस्थित हो तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है वो कहाँ जुड़ा है। मे बी पॉसिबल कि वो हमारा जो ग्रुप जुड़ा है 1-2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो हम उसे अल्फा ग्लाइकोल कहेंगे, 1-3 पोजीशन पे जुड़ा है तो हम बीटा ग्लाइकोल कहेंगे, और 1-4 पोजीशन पे जुड़ा है तो हम उसको गामा ग्लाइकोल कहेंगे। तो बच्चों, इसके आधार पर हम अलग अलग बना सकते हैं कि जो हमारा डाईहाइड्रिक है वो किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बच्चों बात आती है कि यदि दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, तो यदि दोनों अल्कोहल ग्रुप एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होंगे तो वो जनरली स्टेबल नहीं होते। यदि हम मिथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। मिथाइलिन ग्लाइकोल में हम देखते हैं कि दोनों जो OH ग्रुप है एक ही कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं, मगर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तुरंत ही आपसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। अब अगली बात आती है कॉमन मेथड्स, यानी कि यदि हम इनका नॉमेनक्लेचर देखें तो कॉमन सिस्टम के आधार पर हम किस तरह से नामकरण करते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि यदि CH2CH3 ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया है, यानी कि इस पद्धति में यदि अल्फा ग्लाइकोल का नामकरण करें तो एल्किन के आधार पर होता है। तो जिस प्रकार एल्किल का जो हाइड्रोक्सिलीकरण के द्वारा बनता है उसी के आधार पर हम नाम रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने बोला है इथाइलिन ग्लाइकोल, सेकेंड हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और थर्ड हमारा हो गया ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, फिर हमारा हो गया ट्राईमिथाइल ग्लाइकोल, और इसी तरह से हमारा हो गया टेट्रामिथाइल ग्लाइकोल। अब यदि हम IUPAC पद्धति की बात करें तो IUPAC पद्धति में हम इनके नामकरण करेंगे। तो हमने जैसे ही OH समूह जुड़ा हुआ है तो हम एल्केन के बाद में उसके अनुलग्न में डायोल लगा देंगे। अब उसके बाद हम पोजीशन बताएंगे कि जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस किस पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट हमारा है जो है वो है एथेन 1,2 डाइऑल, दूसरा हमारा है प्रोपेन 1,2 डाइऑल, तीसरा हमारा है प्रोपेन 1,3 डाइऑल। यहाँ पर अगला एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटेन 1,2 डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इस तरह से बच्चों यदि हम नॉमेनक्लेचर देखें और यदि हम लास्ट वाला एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, इसको हम पिनेकॉल कहते हैं। अब बच्चों बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, यानी कि इनको बनाने की विधियाँ। तो फ्रॉम एल्किन, यदि हम एल्किन का यदि हाइड्रोक्सिलेशन करवाएं तो हमें डाइऑल मिलता है। तो फर्स्ट आप देखिए KMnO4 की या OSO4 की उपस्थिति में यदि हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें डाइऑल मिल रहा है। यदि बच्चों हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है या ऑस्मेट एस्टर है वो किस तरह से बने। आप यहाँ पर देखिए कि पहले एथिलीन की क्रिया OSO4 से कराते हैं हम टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमारा को देखिए ये इस तरह से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि बाद में निकलने के बाद हमें सिस डायोल हमें यहाँ पर मिलता है। अब बच्चों अगला यदि हम KMnO4 के साथ में कराते हैं तो KMnO4 के साथ में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों एक साथ दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी हमें जो मिलेगा सिस डायोल मिलेगा। लेकिन यदि हम ट्रांस डायोल की बात करें, हमें ट्रांस डायोल चाहिए क्योंकि बच्चों जनरली इनकी जो रिएक्शन है वो सेलेक्टिव रिएक्शन है और ये दोनों डायल हमेशा सिस पोजीशन पर ही जुड़ेंगे जब भी हम KMnO4 के साथ या OSO4 के साथ में रासायनिक अभिक्रियाएं करवाते हैं। अगला एग्जांपल, यदि हमें ट्रांस चाहिए तो हम यदि फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में H2O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें ट्रांस डायोल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगली रिएक्शन है फ्रॉम इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन के साथ में, यानी कि यदि हम एथीन की रिएक्शन HOCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्लोरोहाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराने पर हमें यहाँ पर डाइऑल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अगली रासायनिक रिएक्शन है हमारी फ्रॉम इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड की सोडियम कार्बोनेट और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बच्चे हमें डाइऑल मिलता है। इसी तरह से इथाइलिन ऑक्साइड का यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएं Ag की प्रेजेंस में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें वो साइक्लिक में रिंग मिलती है, साइक्लिक आपको ईथर देखने को मिलेगा। इसकी जब रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से कराते हैं
तो हमें डाइऑल मिलता है, इसमें क्लीवेज हो जाता है, यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है हमारा हाइड्रोलाइज होकर ग्लाइकोल देता है। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ग्लाइकोल जो है बच्चों जनरली वो कलरलेस वेपर लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री होता है। टेस्ट में ये मीठा होता है और ये मिसेबल होता है वाटर के अंदर, इथेनॉल के अंदर। लेकिन यदि हम ईथर की बात करें तो ईथर में इनसॉल्युबल होता है और हम इसको जनरली एंटी फ्रीजर एजेंट के रूप में, एज ए सॉल्वेंट और एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। यदि हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोल जो है प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो देता है। फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। यदि हम सोडियम के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसे गर्म करें तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से हमारा पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, उसके बाद में सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, हमें डाई सोडियम ग्लाइकोएट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अगली रिएक्शन यदि हम देखें, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। यदि हम हाइड्रोजन HCl के साथ में यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आप यहाँ पर भी देखेंगे पहले एक OH यहाँ से निकलेगा, उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराने पर दूसरा H भी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H भी यहाँ से निकल जाता है और हमें इथाइलिन डाइक्लोराइड हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। यदि हम ग्लाइकोल की फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर OH ग्रुप पूरा रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह Cl ग्रुप जुड़ गया। इसी तरह वापस से फर्दर रिएक्शन कराने पर हमें इथाइलिन डाइक्लोराइड देखने को मिलता है। इसी तरह PCl3 के साथ रिएक्शन कराने पर भी हमें यही मिलता है। यदि हम ग्लाइकोल की इथाइलिन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हमें डाइहैलाइड ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आयोडाइड PI3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी हमारा आइड ग्रुप जुड़ जाता है, मगर यहाँ से तुरंत आयोडीन लिबरेट होकर हमें यहाँ पर एथीन ग्रुप मिलता है। अगली रिएक्शन है हमारी एस्टरिफिकेशन। जब ग्लाइकोल को हम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के साथ में, H2SO4 की प्रेजेंस में हमने ऑर्गेनिक एसिड किया, एसिटिक एसिड लिया है, तो इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ग्लाइको डाई एसिटेल हमें मिलता है। इसी तरह से CH3COCl के या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर भी हमें ग्लाइकोल डाई एसिटेट मिलता है। अब अगली रिएक्शन है विथ नाइट्रिक एसिड। यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट हमें मिलता है। और यदि व्हेन ग्लाइकोल इज हीटेड विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप यदि करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉलीमर, कंडेंस पॉलीमर पॉलिएस्टर देखने को मिलता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोल के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगली रिएक्शन है कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है जो है एन एसिटेल मिलता है। यदि हम कीटोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और कीटोन के साथ रिएक्शन कराने पर हमें कीटेल मिलता है। यदि हम इनके ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन आप देखेंगे कि यदि हम इसका ऑक्सीडेशन देखें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें कार्बन कार्बन बंध का विदलन नहीं होता है। तो यदि हम ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस देखिए कि हमने ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराया, फिर फर्स्ट हमारा CH2 एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, उस ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बना। फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाता है, हमें एसिड में कन्वर्ट हो गया। फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर नीचे वाला जो CH2OH ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फर्दर हमें ऑक्जेलिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। लेकिन यदि हम डायरेक्टली भी ऑक्सीडेशन यदि ज़्यादा कराएं तो ऑक्सीडेट से हमें ग्लाइकोक्सिल मिलता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से भी हमें ऑक्जेलिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। अब ऑक्सीडेशन इन विच द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीवेज। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन हम कराते हैं लेड एसिटेट, हम फर्स्ट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं लेड टेट्रा एसिटेट की प्रेजेंस में। उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा और क्लीवेज के बाद में हमें यहाँ पर क्या मिला है, कार्बोनिल। इसी तरह से बच्चों आगे अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो फर्स्ट CH3 ग्रुप इस पर अटैक करता है। किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपको नजर आएगा कि आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ से आपका क्या हुआ, यहाँ से अल्कोहल ये ग्रुप पूरा निकल गया और ये आपस में जुड़ गए। इस तरह से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली हमें कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। ऑक्सीडेशन विथ पर आयोडिक एसिड। यदि हम पर आयोडिक एसिड से भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे बाद में यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है तो हमें बाद में मिलता है कार्बोनिल ग्रुप मिलता है। अब यदि हम इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से कराते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलता है। अब दूसरा है डिहाइड्रेशन।
यदि हम इसका डिहाइड्रेशन करवाएं तो निर्जलीकरण कराने पर क्या होगा, फर्स्ट यदि हम निर्जलीकरण P2O5 और ZnCl2 और H2SO4 की प्रेजेंस में यदि हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मिलता है। फर्दर आप यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने हीट किया है तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इथाइलिन ग्लाइऑक्सिल फॉर्म हुआ है। इसी तरह से यदि H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम होता है 1,4-डाईऑक्सेन, हमें एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। फिर अगली है व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाई इथाइल ग्लाइकोल हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब आती है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनेकोल टू पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि हम ग्लाइकोल का की रिएक्शन करवाएं तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि यदि हमारा ग्लाइकोल है वो सब्स्टिट्यूटेड यानी CH3 ग्रुप जुड़े हैं, यानी हमने यहाँ पे जो लिया है वो पिनेकोल लिया है तो पिनेकोल से पिनेकोलोन बनता है। तो पिनेकोल क्या है, 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डाईऑल है। तो इसकी यदि हम मैकेनिज्म देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैकेनिज्म में आप देखेंगे पिनेकोल हमने लिया है, सबसे पहले हमने प्रोटोनेट करवाया है। हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा है, प्रोटोन की, यानी कोई भी एसिड है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। पिनेकोल में आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोटोन है, प्रोटोन ने अटैक करके सबसे पहले प्रोटोनेट किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर यहाँ पर एक कार्ब कैटायन बनता है। अब बच्चों यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग होती है, दूसरा कार्ब कैटायन बनता है जिसमें से एक प्रोटोन निकल जाता है और हमें यहाँ पर जो हमारा ग्रुप था वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वाटर के रूप में निकल जाता है, दूसरा जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें हमारा वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इसमें और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने एक दो ग्रुप यहाँ C6H5 लिया है और C6H5 है, यहाँ CH3 ग्रुप है। सबसे पहले यहाँ पर इस ग्रुप में प्रोटोनेट होगा। अब बात ये आती है कि कौन सा कार्ब कैटायन बनेगा। अब यदि यहाँ पर तो पहले जो रिएक्शन देखी थी उसमें दोनों कार्बन से जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े हुए थे CH3 जुड़ा हुआ था, पर यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो एक कार्बन से दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और दूसरे कार्बन पर एक तरफ C6H5 और दूसरी तरफ भी C6H5 जुड़ा हुआ है। दोनों में वेरिएशन है, दोनों कार्बन के सब्स्टिट्यूशन में। अब बात आती है कि इसमें किस तरह का कार्ब कैटायन बनेगा। तो बच्चों अब जो प्रोटोन आएगा जहाँ पर फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है वहाँ के OH ग्रुप को ही प्रोटोनेट करेगा और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो कार्ब कैटायन बनेगा वो रेजोनेटिंग स्टेबल होता है। बच्चों जब भी हमारा किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि इंटरमीडिएट बनता है तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा वही इंटरमीडिएट बनेगा जो कि स्टेबल होगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि बेंजीन रिंग के साथ में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हमारे बेंजीन रिंग की जो डबल बॉन्ड है उनके साथ रेजोनेंस करता है, उसकी स्टेबिलिटी को, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को बेंजीन रिंग बढ़ा देती। इसी वजह से यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट हुआ है उसमें जो कार्ब कैटायन है वो हमारा कौन सा बना है, जिसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए थे। अब यहाँ से मिथाइल ग्रुप का यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है और यहाँ का जो OH ग्रुप था हमारा वो यहाँ से हट जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें पिनेकोलोन मिलेगा। बच्चों ये फर्दर रिएक्शन है कि पिनेकोलोन में यदि NH2 ग्रुप हो तो HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए NH2 नाइट्रोजन निकल जाएगी, AgO2 के साथ रिएक्शन कराएं, Ag बाहर निकल जाएगा, AgO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो -Ag2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1,2 शिफ्ट होगा और उसके वही सिमिलर कार्ब कैटायन बनेगा, 1,2 शिफ्ट होगा और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में पिनेकोलोन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है। अब बच्चों अगला हमारे पास आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल। अब यदि हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो यानी कि हमारा जो वो यौगिक जिसमें तीनों हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं जिन्हें हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। सरलता वो सबसे इंपॉर्टेंट यदि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइयोल है जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरीन बच्चों आप घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यदि हम इनकी अक्रेंस देखें तो वो कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों, बहुत सी जो हमारे जो फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर ग्लिसरिक एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्राईस्टेरीन है, ट्राईपामिडीन है, ट्राईओलिन है, ये सब हमें एज ए ट्राईग्लिसरीन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, डेरिवेटिव एस्टर के रूप में। अब बच्चों बात आती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि फैटी एसिड से हम इसको किस तरह से बनाएंगे। जितने भी वसा तेल होते हैं उच्च वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं, इन्हें कास्टिक क्षारों के साथ जल अपघटन करने पर हमें ग्लिसरॉल मिलता है।
यानी कि यदि हम सोडियम NaOH के साथ में इसका हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे तो हमें ग्लिसरॉल मिलता है। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड डालकर साबुन को अवक्षेपित किया जाता है। जो हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ है उसको अवक्षेपित कर लेते हैं। उसके बाद छनित को स्पेंटल लाइट करते हैं और लगभग 5% ग्लिसरॉल होता है इसके अंदर। अगली ग्लिसरॉल के जो सिंथेसिस की मेथड है फ्रॉम शुगर बाय फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन से भी हम बना सकते हैं। सुक्रोज है, इसको यीस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, जो फर्दर Na2SO3 की प्रेजेंस में यीस्ट के साथ रिएक्शन करके हमें ग्लिसरीन यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। अब सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट से हम किस तरह से इसका सिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट है कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिक आर्क के साथ रिएक्शन कराने पर हमें एसिटिलीन मिलता है, और ये एसिटिलीन मरकरी और वाटर के साथ में रिएक्शन करके एल्डिहाइड बनाता है, जो कि ऑक्सीडेशन करने पर हमें एसिटिक एसिड बनाएगा, जिसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर इसका सॉल्ट हमें मिलता है, जिसको ड्राई एसिटिलेट से करने पर हमें कीटोन मिलता है, जिसके रिडक्शन करने के बाद हमें इथेनॉल की प्रेजेंस में अल्कोहल मिलता है। फिर हीट करने पर हमारे को यहाँ पे ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं हम, तो क्लोरोएथिलीन हमें प्रोपिलीन हमें मिलता है, जिसकी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर इसमें Cl ग्रुप OH से रिप्लेस हो जाता है। फिर HOCl के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें Cl ग्रुप सेकेंड ग्रुप यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप है यहाँ पर जुड़ेगा, और फिर हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें OH ग्रुप यहाँ पर मिल जाता है। अब बात आती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की। यदि ग्लिसरॉल जनरली जो होता है रंगहीन, विकासित और मीठा द्रव है, इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये विघटित हो जाता है और जल एवं एथेनॉल में पूर्णतया घुलनशील है। अणु में 3 हाइड्रोक्सिल समूह होने के साथ पर्याप्त संख्या में अंतराणिक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें ये इनसॉल्युबल होता है और ये जल से भारी होता है। अब बात आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस की। फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। यदि हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें इसका एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। सोडियम की रिएक्शन कराने पर देखिए आपका एक प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है और सोडियम यहाँ जुड़ गया। इसी तरह से आप नीचे वाले को फर्दर कराएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ का जो प्राइमरी एल्कोहल का दूसरा है वो भी हमारा इसमें रिप्लेस कर देता है और हमें डाई सोडियम ग्लिसरेट हमें मिलता है। अगली है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पर फर्स्ट हमारी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रीन मिलता है, और उसके साथ में ही ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रीन भी हमें मिलता है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे जुड़ते हैं। अब इसके बाद में यदि एक्सेस से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें CH3Cl यानी दोनों तरफ Cl ग्रुप जुड़ जाता है और इसके बाद में हमें इस तरह से हमें ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि हम आयोडिक से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं और यहाँ पर आयोडाइड जुड़ जाएगा। फर्दर यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा और हमें एलॉयल आयोडाइड हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब यदि हम एक्सेस में यूज़ करें HI को, तो एक्सेस में यूज़ करने पर यहाँ पर क्या होगा कि हमें डाई एलॉय हाइड्राइड रिएक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, एथिलीन है, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन के बाद में फर्दर इसमें से I2 निकल जाएगा और HI की रिएक्शन के बाद आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। रिडक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ में इसका रिडक्शन कराए H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमें ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। यदि हम इसकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें ग्लिसराइल मोनोऑक्सैलेट मिलता है, जो हीट करने पर हमें ग्लिसरीन मोनोफॉर्मेट बनाता है। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे ग्लिसरॉल मिलता है और फॉर्मिक एसिड। अब देखिए ग्लिसरॉल एंड ऑक्सैलिक एसिड हीट करते हैं 260 डिग्री पर तो हमें एलाइलिक अल्कोहल हमें देखने को मिलता है। सेकेंड अगली रिएक्शन है हमारा रिडक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस में यदि हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे एक्रोलिन हमें मिलती है। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए CH2OH ग्रुप है, प्रोटोनेट होगा, यहाँ से ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, ये प्रोटोनेट हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया
वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर यहाँ से H2SO4 निकलेगा और हमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर मिलेगा। डबल बॉन्ड फर्दर रीअरेंज होके हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको प्रोटोनेट करने पर दोबारा हमारा दूसरा OH ग्रुप में से OH ग्रुप निकल जाता है और H2SO4 से रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलेगा, एक्रोलीन मिलेगा। अभी ये एसिटाइलेशन है। यदि हम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लिसरीन ट्राई एसीटेट हमें मिलता है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरेट हैलाइड। PCl5 से रिएक्शन कराने पे तीनों OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन यदि फर्स्ट ऑक्सीडेशन देखें, यदि हम HNO3 के साथ में इसका ऑक्सीडेशन कराएं, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमें यदि इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो फर्स्ट हमारा CH2 ग्रुप है वो CHO में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमें यहाँ पर टार्टोनिक अम्ल एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा बीच वाला कीटोनिक ग्रुप है यदि वो ऑक्सीडाइज होता है तो ये कीटोनिक ग्रुप में होगा। फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एसिड उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे COH ग्रुप में और हमें यहाँ पे मीजो ऑक्सैलिक एसिड मिलता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद में ऑक्सैलिक अम्ल देता है। और फर्दर यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसी तरह से बच्चों यदि हम ऑक्सीडेशन कराएं तो Br2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें पहले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मिलता है, इसी के साथ में ग्लिसरॉल्डिहाइड मिलता है जिसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें अल्फा एक्रोसोल यानी DL फ्रक्टोज एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो अल्कोहल चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।